सो वेलकम यू ऑल टू दिस अनदर वीडियो। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब ये जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये बिलोंग करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस ब्रांच से। एक्चुअली फ़िज़िक्स में ना एक ब्रांच है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो कि दो हिस्सों में बटी हुई है, नेमली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये हमारे जो 12th का सिलेबस है इसका बहुत बड़ा हिस्सा कवर करती है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पूरे 12th में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ओके, सो ये बहुत बड़ा हिस्सा हमारे 12th सिलेबस का कवर करती है। अभी क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ को कवर करते चलेंगे। आपको शायद ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बेसिक लगे, लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें पढ़ने से पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होनी ज़रूरी है। इसलिए हम एकदम शुरुआत से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है ये दो हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहली है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, वह वर्ड है इलेक्ट्रो और ये है स्टैटिक्स। ये है इलेक्ट्रो और ये है स्टैटिक्स। तो जब मैं इलेक्ट्रो की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक्स की मैं जब बात करता हूँ तो स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं, लेकिन कौन से चार्ज की? ऐसे चार्ज की जो कि रेस्ट पे हो। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, वही दूसरी तरफ हमारी दूसरी ब्रांच है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जैसे वापस यहाँ पे इलेक्ट्रो मतलब चार्ज और डायनामिक्स मतलब मोशन में। सो इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऐसी ब्रांच जिसमें हम उस चार्ज को स्टडी करते हैं जो कि क्या हो? मोशन में हो। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं कि चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो और दूसरा सिर्फ चार्ज जो है एक्सेलरेट कर रहा है। दोनों भी मोशन में ही है, लेकिन एक जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, दूसरा जो सिर्फ एक्सेलरेट कर रहा हो। ठीक है, जिसकी वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट ना हो। ठीक है, खैर वो सब बातें छोड़िए, फिलहाल बस ये समझिए आप कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो हिस्सों में बटा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चार्ज एट रेस्ट और इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज की कि चार्ज है क्या। आज जो हम चैप्टर बेसिकली शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो डेफिनेटली अब ये जो आपका चार्ज वगैरह जो है ये देखा जाए तो 3 महीना आराम से आपको सिर्फ चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। 3 महीना अगर आपको सिर्फ चार्ज के बारे में ही पढ़ना है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको 3 महीने सिर्फ चार्ज ही पढ़ना है अगर, तो कितनी सारी नई चीज़ों को हम जानने वाले हैं इन 3 महीने के दौरान। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरे अटेंशन के साथ पढ़िएगा। ठीक है, और फील्ड पे तो खैर हम बाद में आएंगे, अभी फील्ड पे इतने जल्दी आएंगे नहीं, शायद तीसरे लेक्चर 3-4 लेक्चर तक हम फील्ड में आ जाएंगे। पहले 2 लेक्चर पे तो हम चार्ज की ही बातें करेंगे। ठीक है, आज का तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेक्चर है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं चार्ज की। तो चार्ज है क्या? चार्ज जो है एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। चार्ज इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फंडामेंटल, बेसिक कह लो, इंट्रिंसिक कह लो या इनहेरेंट कह लो, सबका मतलब एक होता है कि चार्ज जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर की। जिस तरह एक मास भी जो है मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, उसी तरह चार्ज भी क्या होता है? मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ और ये सब इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको। ओके, सिंबल चार्ज का स्मॉल क्यू से डिनोट करिए या तो कैपिटल क्यू से डिनोट करिए। ठीक है, ऐसा यूनिट होता है कूलम, कैपिटल सी से डिनोट कर सकते हैं आप। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, अच्छा क्यू मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन। ठीक है, क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को, मैंने अभी बताया ना आगे ऊपर यहाँ पे सिंबल। ठीक है, तो चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 kg।
Mass of proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg and mass of neutron is 1.68 into 10 to the power minus 27 kg. ठीक है तो ये है मास ऑफ प्रोटॉन, ये है मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो भी चीज़ें हैं ये बस इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए, आपको ये नोट करना है क्योंकि इनका यूज़ हम आगे आने वाले मतलब लेक्चर्स में या जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनका यूज़ हम करने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है। ओके, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये ज़रूरी है, इनका यूज़ आने वाला है इसीलिए बताई जा रही हैं, यूँ ही तो नहीं बताई जा रही है ना, यूज़ आने वाला है इसीलिए बताई जा रही है। ठीक है, अब जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.67, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 1.68, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसीलिए हम कंसिडर करते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन को सिमिलर हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, वी से दैट मास ऑफ न्यूट्रॉन इज सिमिलर टू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो ये थी चार्ज के बारे में कुछ बेसिक बातें, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको दी। आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की। ये भी आप भली भांति जानते हैं कि चार्ज जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कौन से होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। जनरली कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, मैंने कोई नई बात नहीं करी है, ये बातें हमें पता है। ठीक है, लेकिन बस एक बार बता दे रहा हूँ। ओके, पॉजिटिव चार्ज इज ऑन प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हम मानते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं नेचर ऑफ चार्जेस की। ओके, लेट अस टॉक अबाउट नेचर ऑफ चार्जेस। सबसे पहला पॉजिटिव, अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो आप क्या कहोगे कि उसके पास एक्सेस ऑफ क्या है, प्रोटॉन्स हैं। और अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो आप क्या कहोगे, उस बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। बिल्कुल, यस और नो, अरे बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके पास एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स है, अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये बातें बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग की बात करें, एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात करें, तो अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है इसका मतलब डेफिनेटली उसके अंदर प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से ज़्यादा है। लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज जो उस बॉडी पे आया है, क्या वो प्रोटॉन की वजह से आया है? क्या प्रोटॉन्स ऐड हुए थे? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए उस बॉडी के अंदर से, जिस वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हो थे वो ग्रेटर हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जिस वजह से ओवरऑल बॉडी पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आ रही है बात? अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर प्रोटॉन्स ऐड हुए, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, निकल गए। देखिए ये बात को आप समझिए कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज का आना, फिर वो चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज का आना ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ना कि प्रोटॉन के ऊपर। वो इलेक्ट्रॉन ही है जिसके आने या जाने की वजह से बॉडी पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है या आता है। इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हुए हैं किसी बॉडी पे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं तो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? जैसे सेकंड, अगर बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो क्या आप प्रोटॉन्स निकाल दिए बॉडी से? प्रोटॉन्स को कैसे निकालोगे? प्रोटॉन्स को निकालते हो क्या बॉडी से? नहीं निकालते ना। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, बॉडी हैज़ गेन्ड इलेक्ट्रॉन, जिस वजह से बॉडी के ऊपर का जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ गया है। समझ में आया आपको? या बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, समझ में आएगा नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, आगे बढ़ के बात करते हैं बिहेवियर ऑफ चार्जेस की। ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत बेसिक है। बिहेवियर ऑफ चार्जेस कि भाई लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। प्लस प्लस रिपेल, माइनस माइनस रिपेल, प्लस माइनस अट्रैक्ट। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए छोटी छोटी बातें ना, आज के लेक्चर में क्या ही बातें करेंगे हम, यही बातें करेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है ये सबको पता है। ठीक है, तो चलते चलते, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ ही रहे हैं तो चलते चलते मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो भाई सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है ना, स्मॉलेस्ट चार्ज
हे राम, ये भी ना, स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन पे, जो कि है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. दिस इज द चार्ज विच एग्जिस्ट ऑन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज कंसिडर टू बी एज द स्मॉलेस्ट चार्ज. तो अगर आपको पूछे कि स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट किस पे करता है तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन बोलोगे. बिल्कुल सही है कि स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, और कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. समझ में आई आपको? अच्छा, अब कुछ कुछ किताबों में या कुछ कुछ जगहों पे ये बताया भी जाता है कि स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ. तो अगर आप देखोगे तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है ना. प्रोटॉन भी क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इलेक्ट्रॉन भी क्या है? मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है. यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड जितना इसका है उतना ही इसका भी है. तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भाई स्मॉलेस्ट चार्ज दोनों पे एग्जिस्ट करता है. तो कुछ कुछ किताबों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का नाम दे रखा है, तो अगर आप दोनों भी लिखोगे तो कोई गलत बात होगी नहीं. एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊँ ना कि जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये बात बस आप समझ लो, आपको इस बारे में पढ़ना नहीं है आगे, ठीक है. आपने क्वाड्स सुना होगा, क्वाड्स 11th में, है ना. तो जिनकी वैल्यू होती है E/3 या 2E/3. तो ये इलेक्ट्रॉन से भी छोटे होते हैं, लेकिन क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते, इस वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करते. ये स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल हो जाते, इसलिए तुरंत ख़त्म हो जाते हैं. समझ में आया आपको? इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज होता है क्वाड्स, लेकिन क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता इसलिए हम उसकी बात नहीं करते, वो एग्जिस्ट ज़्यादा देर तक नहीं कर पाता. समझ में आई आपको बात? है ना. हालांकि इसके बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें पढ़नी नहीं है. एक्चुअली देखा जाए तो अब तक जो हमने देखा, आपने कुछ पढ़ा अब तक आपने कुछ पढ़ा नहीं. अब तक आपने जो भी किया है उसे रिकॉल बोलते हैं. अब तक हमने जो भी किया है उसे रिकॉल बोलते हैं. अब तक हमने रिकॉल ही किया है, अब तक हमने रिवाइज ही किया है. जो चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं बस उनको हमने एक बार रिकॉलिंग करने की कोशिश की है. पढ़ा हमने अब तक कुछ भी नहीं, और आज के लेक्चर में हम कुछ भी नई चीज़ पढ़ने वाले नहीं हैं, हम रिकॉलिंग करने वाले हैं. तो पहली बात तो ये समझ लो कि पढ़ना कुछ नहीं है, आज जो भी करना है रिकॉल करना है ना. तो ये मत कहना कि हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हो, आप रिकॉल कर रहे हो. आज का लेक्चर इज़ फुल्ली बेस्ड ऑन रिकॉलिंग द थिंग्स दैट यू हैव लर्नड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स. ठीक है, इन योर प्रीवियस क्लासेस. ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो आज कोई नई बात नहीं होने वाली, आज वही बातें होंगी जो बातें आपको पहले बताई गई थी, लेकिन किसी कारणवश शायद अगर आप वो बात भूल गए हैं तो उन बातों को वापस आपको याद दिलाने के लिए ये लेक्चर है. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि कुछ लोगों को लेक्चर बहुत ज़्यादा बेसिक लगेगा. क्यों? इसी वजह से, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा बेसिक बातें करने वाले हैं. ठीक है, ओके, समझ में आई बातें? चलिए फटाक से बढ़ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस. चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सबसे पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की, कि चार्ज जो है वो है एडिटिव इन नेचर. चार्ज क्या है? चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. ठीक है ना, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. एडिटिव का मतलब क्या है कि चार्ज को हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, जैसे हम स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं एल्जेब्रिकली, है ना. एल्जेब्रिकली जिस तरह हम चीज़ों को एडिशन करते हैं उसी तरह हम चार्ज को भी ऐड कर सकते हैं. चार्ज भी एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है. पता है ना आपको? नहीं पता है तो सुन लो. चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. पहली प्रॉपर्टी चार्ज की, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, मतलब चार्ज को हम इजीली एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं जिस तरह हम स्केलर्स को ऐड करते हैं. वेक्टर्स को ऐड करने का अलग तरीका होता है, उनका अपना अलग दुनिया होती है. जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं उनका एडिशन अलग तरीके से होता है. चार्ज क्योंकि स्केलर है तो उसका एडिशन एल्जेब्रिकली, जैसे एल्जेब्रा में एडिशन करते हैं उसी तरह होता है. जैसे मान लो कोई एक सिस्टम है, कोई ये क्या है? सिस्टम है, उसके अंदर +3 कूलम, +7 कूलम, -3 कूलम, -2 कूलम का चार्ज है. कितना है? +3 कूलम, +7 कूलम, -3 कूलम, -2 कूलम. इतना चार्ज है. मैंने बोला भाई इस सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज बताओ कितना है. तो क्या करोगे? सबको प्लस करोगे, लेकिन विथ साइन. सबको प्लस करोगे विथ साइन. सबसे पहले +3 प्लस -2 प्लस 7 कूलम प्लस इंटू -3. क्या आया? नेट चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कितना है? इट इज़ 5 कूलम. तो सिंपली ऐड किया ना अपने चार्ज को. अरे किया या नहीं किया? तो चार्ज इज एडिटिव इन नेचर.
दूसरी प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, कि भाई चार्ज जो है हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड होगा, मतलब चार्ज हमेशा मास के साथ ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई किसी बॉडी पे चार्ज है लेकिन उसके पास मास नहीं है, कोई बॉडी चार्ज है उसका कोई मास नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई बॉडी के पास मास है लेकिन चार्ज नहीं है, दिस इज़ पॉसिबल। अरे समझो ना इस बात को, सबसे छोटा चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन। अरे उसका भी तो कोई मास है, क्या है? 9.1 × 10⁻³ सबसे छोटी बॉडी इलेक्ट्रॉन है और उसका भी तो मास है ना भाई, कुछ तो मास है, भले ही बहुत ज़्यादा कम है लेकिन है तो ना। -9.1 × 10⁻³ kg। तो जो चार्ज है ये हमेशा मास के साथ आएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ जिसके पास मास हो उसके पास चार्ज भी हो, या हर बॉडी जिसके पास मास है वो चार्ज्ड हो, ये ज़रूरी नहीं है। न्यूट्रल हो सकता है ना। अरे न्यूट्रल जैसी कोई चीज़ होती है या नहीं होती है? होती है ना। तो सो चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, लेकिन मास हमेशा चार्ज के साथ हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अगली तीसरी, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज जो है वो कंजर्व्ड होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ रखा होगा 11वीं कक्षा में, नहीं पढ़ा होगा तो आपने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की एक फेमस सी डेफिनेशन पढ़ रखी होगी। जिस तरह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन होती है कि भाई एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, उसी तरह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की भी डेफिनेशन होती है कि भाई चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। इसकी एक और डेफिनेशन होती है कि जो हम बात करते हैं जब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, तो भाई इसकी मतलब इसका ये भी मतलब होता है कि टोटल चार्ज जो है किसी आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर वो कांस्टेंट होता है, वो कंजर्व्ड रहता है। समझ में आई बात? अच्छा पहले ये तो समझो। हाँ भाई बता देते हैं बिल्कुल। कुछ लोग कह रहे होंगे आइसोलेटेड क्या होता है, पहले ये तो बताओ हमको, आइसोलेटेड क्या होता है? आइसोलेटेड मतलब आपने देखा पिछले 2 सालों में आपने इस शब्द को कई बार सुना होगा, आइसोलेशन, आइसोलेट, सुना होगा ना। मतलब क्या होता है? आपको कह दिया जाए कि आप आइसोलेशन में जाओ, मतलब ये कि ना ही कोई आपसे मिलेगा ना ही आप किसी से मिलोगे, मतलब सबसे अलग, सेपरेट, एकदम अलग सबसे। सो उसी तरह आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ऐसे सिस्टम जिसके अंदर ना ही कुछ बाहर से अंदर आ सके ना ही अंदर से कुछ बाहर जा सके, ऐसी सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। कोशिश मैं यही करूँगा कि लेक्चर को छोटा रखूँ, ज़्यादा लंबा ना रखूँ, आपका भी टाइम बचना चाहिए ना। और मेरा हमेशा की तरह इस वीडियो के लिए भी सजेशन है, लेक्चर को स्पीड में देखें, नॉर्मल पे ना देखें, समय को बचाएं। ठीक है। हाँ कुछ लोग तो समय बचा ही लेंगे लेक्चर बंद करके, हैं जी। तो इतना भी खैर आपकी मर्जी, हम क्या ही बोले। ओके, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। मान लो मेरे पास कोई एक सिस्टम है जिसके अंदर मेरे पास +3 कूलम, +2 कूलम, -1 कूलम का चार्ज है। वापिस सुनो, मेरे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर +3 कूलम, +2 कूलम, -1 कूलम का चार्ज है। मैंने क्या किया? उस सिस्टम को शेक किया। सिस्टम को क्या किया? शेक किया। और शेक करने के बाद जो चार्ज था वो था +3 कूलम। दूसरा चार्ज आपको ढूंढना है, तीसरा था -2 कूलम। मुझे बताओ क्या सिस्टम आइसोलेटेड है? बिल्कुल आइसोलेटेड है। तो इस प्रॉपर्टी के तहत कि जो टोटल चार्ज था पहले उतना ही अब भी होना चाहिए, तो क्या आप जो वो दूसरा चार्ज है मुझे बता सकते हो पहले कितना था? देखो 3 + 2 - 1, 3 + 2 - 1 4 कूलम। पहले टोटल चार्ज कितना था? 4 कूलम। अरे ऐड कर सकते हो ना सिंपली। पहले वाले कितना था? +2 + 3 - 1। सो इन सबको प्लस करके विथ साइन आपको आया 4 कूलम। तो सेकंड वाले में अभी कितना है? सेकंड वाले में सब दोनों को ऐड करो, कितना है भाई? 3 - 2 1, और आपको कितना चाहिए इक्वल होने के लिए? +3। तो जो दूसरा चार्ज है वो कितना हो जाएगा? +3 कूलम। अरे बात समझ में आई? तो जितना चार्ज पहले था उस सिस्टम के ऊपर उतना ही अभी होगा, आप चाहे उसको हिलाओ डुलाओ झुलाओ कुछ भी करो, जितना पहले था उतना अभी ही रहेगा, क्योंकि सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड है। यही हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है, यही हमसे कहती है कि भाई किसी आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा, वो कांस्टेंट होगा, जितना पहले था उतना ही अभी होगा। बोलो क्या बातें समझ में आई? अरे हाँ ना बोलो यार, बोलो समझ में आई? सो ठीक है, अब चौथे प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि है चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। आपने क्वांटाइजेशन कभी सुना है क्या?
क्वांटाइजेशन क्या होता है आपने कभी पढ़ा है? क्वांटाइजेशन सुना होगा ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्लास 11th में सुना है या नहीं सुना है? आई होप आपने सुना है। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने क्या पढ़ा है? अच्छा पहले समझिए क्वांटाइज क्या होता है, इस शब्द को समझिए, मीनिंग समझिए इस शब्द की, क्वांटाइज क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ कि क्वांटाइज मतलब कोई चीज़ फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है। एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट इज़ कॉल्ड एज क्वांटाइज्ड, कि वो चीज़ भाई क्वांटाइज्ड है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी एक क्लासरूम में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है क्वांटाइज्ड है, समझ में आ रहा है आपको? अच्छा अभी आपको अच्छे से नहीं समझेगा। मान लो मैं किसी शॉप पे गया और मैंने एक मार्कर लिया। मैं मतलब कितने मार्कर ले सकता हूँ मैं? एक मार्कर ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4, 5, ऐसे मैं कितने भी मार्कर ले सकता हूँ, राइट? क्या मैं 1.5 मार्कर ले सकता हूँ? क्या मैं 2.25 मार्कर ले सकता हूँ? क्या मैं 11.25 मार्कर ले सकता हूँ? नहीं, मैं या तो 10 ले सकता हूँ, या तो 11 ले सकता हूँ, या तो 11 ले सकता हूँ, या तो 12 ले सकता हूँ, लेकिन 11.25 मार्कर मैं नहीं ले सकता। मतलब मार्कर क्या है? अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट है, या तो 1 लो या तो 2 लो, 1.5 मार्कर आपको नहीं मिल सकता। वैसे ही जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था कि क्लासरूम में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो क्वांटाइज्ड है। मतलब क्लासरूम में या तो 20 स्टूडेंट्स होंगे, या तो 40 स्टूडेंट्स होंगे, या तो 60 स्टूडेंट्स होंगे, 25 होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, ना कि 22.5, ना कि 10.5 स्टूडेंट्स होंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना, समझ में आ रहा है? सो वैसा ही चार्ज का होता है। तो चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। या तो आप एक चार्ज निकाल सकते हो, या तो ट्रांसफ़र कर सकते हो, या तो इजेक्ट कर सकते हो, तो ट्रांसफ़र कर सकते हो, या तो 2 चार्ज निकाल सकते हो या ट्रांसफ़र कर सकते हो। समझ में आ रही है? मैं आपसे कहूँ कि इस बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन्स निकालो, आप 5 इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, 6 निकालो, 6 निकाल सकते हो। मैं आपसे कहूँ कि किसी बॉडी के अंदर से आपको 10.5 इलेक्ट्रॉन निकालना है, आप मुझे कहोगे कि भाई मैं या तो 10 निकाल सकता हूँ या तो 11 निकाल सकता हूँ, 10.5 नहीं निकाल सकता इलेक्ट्रॉन। निकल ही नहीं सकती इलेक्ट्रॉन, 10.5 कैसे निकालोगे आप? तो इसका मतलब ये है कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड अमाउंट में। इसको एक सिंपल हम इक्वेशन से आप कहो, हाँ इक्वेशन ही कह लो, डिनोट करते हैं। Q इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। अब ये n क्या है? इट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर। मतलब चार्ज जो है, पहली बात सुनो, आप मेरी बात सुनिए, चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर में आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? +1 -1e +2e -2e, है ना? या तो एक चार्ज निकाल सकते हो या दे सकते हो, या 2 चार्ज निकाल सकते हो या दे सकते हो। दोगे तो डेफिनेटली माइनस होगा, निकालोगे तो प्लस होगा, इसलिए वो प्लस माइनस है आगे। समझ में आ रहा है? उस हिसाब से इसलिए Q इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। एन इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीजर, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए उसके आगे प्लस माइनस है। और एन इज़ एन इंटीजर। और ई क्या है? इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। समझ में आ रहा है? व्हाट इज़ ई? ई इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना? एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी, एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो चार्ज इज़ क्वांटाइज, मतलब चार्ज फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है। क्या ये बात आपको समझ में आई? जिसे हम लिखते हैं Q इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस क्यों है? कि भाई अगर चार्ज दिया है, चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है तो माइनस होगा। अगर मान लो किसी बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन आया तो क्या प्लस, हम -1 नहीं लिखेंगे, -1e। अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन हमने निकाला है, बॉडी से इजेक्ट किया है, तो क्या हम लिखेंगे? Q इज़ इक्वल्स टू +1e। इसलिए वो प्लस माइनस है आगे। इट डिपेंड्स कि इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट किया है तो वो प्लस होगा, ट्रांसफ़र किया है तो वो माइनस होगा, इसलिए वहाँ पे प्लस माइनस दोनों है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जिसका जब भी यूज़ होगा वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है? ई क्या है पता चलाना है? एलिमेंट्री चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। वो कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, समझ में आई बात आपको? ओके, आगे चार्ज इज़ इनवेरिएंट ऑफ स्पीड। चार्ज क्या है? स्पीड के इनवेरिएंट है, मतलब चार्ज जो है ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा, अब ये पॉइंट लिखने की वजह है ना? बिल्कुल है। और वो वजह ये है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एक मिनट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो चार्ज और मास दोनों भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है? दोनों भी क्या है?
फंडामेंटल क्वांटिटी है मैटर की, तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो ये लो जी, ये डिफरेंस कि चार्ज इज इनवेरिएंट ऑफ स्पीड वाइल मास इज़ वेरिएंट ऑफ स्पीड। अच्छा, नहीं समझा? मतलब ये कि चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट है स्पीड के, मतलब स्पीड बढ़े कम हो कुछ भी हो स्पीड, चार्ज को कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। चार्ज जितना था उतना ही है, उतना ही रहेगा। लेकिन मास पे इसका फ़र्क पड़ता है। मास इज़ डिपेंडेंट ऑन स्पीड, स्पीड के बदलने से मास भी बदलेगा। और वो चीज़ हमने 11th में पढ़ रखी है, जो कि ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा ना 11th में। एक मिनट, m इज़ इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे देखो जैसे लिख रखा है कि मास एम नॉट इज़ मास एट रेस्ट, mass of the body at rest m naught, v square is the velocity with which the body is moving, c is the speed of light, और m हमारे बॉडी का मास है जो कि मूविंग है। एक्चुअली जब हम मास की बात करते हैं ना, कैसे स्पीड पर डिपेंड करता है। देखिए जब भी जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी ना, आपका मास भी बढ़ता है। अब ये आप कहोगे भाई हमारा तो नहीं बढ़ता, हमारा तो नहीं बढ़ता, हम तो दौड़ते हैं भागते हैं, नहीं बढ़ता। अरे कैसे बढ़ेगा? देखो ना यहाँ पे एम नॉट आपका मूविंग मास है, आप कितने ही स्पीड से दौड़ोगे। मास एट रेस्ट, मान लो एम नॉट आपका मास एट रेस्ट है ना, तो आपका मास एट रेस्ट जो भी हो, नीचे वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है। वी स्क्वायर जिस वेलोसिटी से आप दौड़ोगे, अब कितने ही वेलोसिटी से आप दौड़ोगे, है ना, कितने ही वेलोसिटी से आप दौड़ोगे, आपकी स्पीड कितनी ही होगी। या तेज़ भी अगर हम मान ले, कोई गाड़ी वगैरह मान ले 100-150 की स्पीड से जाएगी, नीचे सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट होती है कुछ 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8, और आपकी स्पीड कहाँ 100-150, कितनी कम है। तो नीचे की वैल्यू लगभग क्या हो जाती है 0। सो 1 माइनस 0 इज़ 1। इसलिए हमारा मास जो रेस्ट पे है वो इक्वल आता है मास जो हमारा मोशन में होता है। मतलब हमारा मास जो रेस्ट पे होता है और हमारा मास जब हम मोशन में होते हैं वो दोनों इक्वल इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की बात करेंगे ना, तो इनकी स्पीड होती है 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7 तक भी कोई इलेक्ट्रॉन की स्पीड जाती है। अब तक 11th में भी हमने देखा, हम हैवियर ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे थे जिनकी स्पीड ज़्यादा थी नहीं, जो ज़्यादा हैवियर थे, तो इस वजह से उनके मास में भी ज़्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा था। अब तक इस फॉर्मूला का एक्चुअल एप्लीकेशन हमने किया नहीं था, पढ़ रखा था हमने बस। लेकिन अब हम करने वाले हैं 12th में, इसलिए आपको ये बताना ज़रूरी है, मैंने समझा। समझ में आ रहा है आपको? तो याद रखो कि मास बदलता है स्पीड के हिसाब से, जैसे जैसे स्पीड चेंज होगी मास भी चेंज होता है। चार्ज पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। समझ में आ रही है बात आपको? समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो ये वो फॉर्मूला है जिससे आपको पता चलता है कि मास कैसे कितना चेंज होगा, कैसे चेंज होगा। आपने इंफ्रारेड अल्ट्रा रेज ये सब पढ़ रखी होगी ना, तो ये क्या है, लाइट रेज है, ये भी लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करती हैं। तो यहाँ पे मास में आपको चेंज देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? अभी तक अगर हम देखोगे, अगर रेस्ट पे हैं आप, तो डेफिनेटली आपका जो मास रेस्ट पे है और ये मास इक्वल हो जाएगा। जब आपकी वेलोसिटी 0 होती थी तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि आपकी वेलोसिटी अगर आप मोशन में भी हो तो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नीचे 10 टू द पावर 8 है, तो ऊपर कुछ भी हो वो 0 हो जाता है। आपकी स्पीड बहुत कम होती है ना एज़ कम्पेयर टू लाइट ऑफ स्पीड, इस वजह से ये टर्म, ये वाली साइड 0 हो जाती है, एंड 1 माइनस 0 इज़ 1। सो ये दोनों लगभग इक्वल हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जानने लायक ये बात भी है कि मास में चेंज होता है। आपके जब भी दौड़ोगे ना, ऐसा नहीं कि मास में चेंज नहीं होता है, मास आपका बढ़ता है जब आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल बढ़ती है, बहुत नेग्लिजिबल बढ़ती है। इस वजह से आपको नोटिस नहीं की जाती वो स्पीड, वो मतलब वो जो मास में आपकी बढ़ोतरी हुई है ना, वो नोटिस नहीं होती क्योंकि बहुत कम बढ़ता है मास। ठीक है, आई होप आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज समझ में आ गई होगी। ओके, अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग कि किसी बॉडी को हम किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। आपके सामने आपको दिख रहा है, लेकिन देखिए एक बेसिक फंडा, बेसिक चीज़ जो कि फॉलो होती है किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए,
एक्चुअली वो होता है ट्रांसफ़र या इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा होगा या तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा होगा, हो गई बॉडी चार्ज। बेसिक फंडा इन तीनों में भी यही होने वाला है, बस तरीका अलग होने वाला है, और वो तरीका ही हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले या रिकॉल करने वाले। ज़रा ध्यान से बोल के सोचिए, सॉरी सोच के बोलिए क्या करने वाले, हम रिकॉल करने वाले हैं, राइट। ये पढ़ रखा है हमने, ये 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, ये 11th में भी पढ़ा है, ठीक है। सो सबसे पहला है कंडक्शन। सामने मैंने लिख रखा है डायरेक्ट कांटेक्ट, तो इसमें हमको डायरेक्ट कांटेक्ट की ज़रूरत होगी, है ना, सीधा कांटेक्ट। इंडक्शन डायरेक्ट कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं है भाई हमको, और फ्रिक्शन भाई फ्रिक्शन ही है, तो फ्रिक्शन में तो कांटेक्ट का होना, विदाउट कांटेक्ट फ्रिक्शन कहो लोगे अगर आप, तो आप कैसे फ्रिक्शन कहोगे ना, मतलब अगर कांटेक्ट नहीं है तो फ्रिक्शन होगा कैसे। सो फ्रिक्शन होने के लिए कांटेक्ट ज़रूरी है, और कंडक्शन के लिए भी कांटेक्ट ज़रूरी है, बस इंडक्शन के लिए कांटेक्ट ज़रूरी नहीं है। तो 3 तरीके से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। कौन से भाई वो 3 तरीके, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन। अब ये चीज़ें मैंने आपको थोड़ी और सुलझाने के लिए, समझने के लिए लिख रखी है, लेकिन 3 तरीके ये, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। एक एक करके सबको समझते आइए। सबसे पहले समझते हैं कंडक्शन को, कि भाई कंडक्शन की मदद से हम बॉडी को किस तरह चार्ज कर सकते हैं। तो मान लो मैंने ले लिया कंडक्टर, मैंने क्या लिया है, मैंने लिया कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, और ये न्यूट्रल बॉडी है। ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, ऐसे मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इट इज़ न्यूट्रल। अब मैंने क्या करना है ना, इन दोनों को भिड़ा देना है ये क्या बोल रहे हैं आप, भिड़ा देना है, भिड़ा देने से मतलब है कि इनको टच करा देना है, इनको क्या करा देना है, टच करा देना है। अब क्योंकि ये कंडक्टर है, ये न्यूट्रल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रल मतलब इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है, अच्छा कोई बॉडी अगर न्यूट्रल है, मुझे पहले बात तो ये बताओ कि कोई बॉडी अगर न्यूट्रल है, इसका मतलब यही ना कि उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। बोलो, कोई बॉडी अगर न्यूट्रल है तो मतलब ये होता है ना कि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा है। अरे पढ़ रखे हो या कुछ ऐसे ही चल दिए। कोई बॉडी अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब क्योंकि ये न्यूट्रल है, मैंने जैसे यहाँ लिख रखा है ना, ये न्यूट्रल है। 1 मिनट ज़रा यहाँ लेके आऊँ इसे, वरना बोलेंगे कहाँ लिखा है, ये तो वहाँ है, यहाँ कहाँ है, ठीक है। अब न्यूट्रल है तो कंडक्टर है, ये न्यूट्रल बॉडी है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम है एज़ कम्पेयर टू दिस, यहाँ इस जगह के मुताबिक इस जगह पे इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आएंगे, अरे बोलो, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो अब थोड़ी देर बाद देखोगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आपको ज़रा ज़्यादा दिखने लगेंगे, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, आपको ज़्यादा दिखेंगे। अरे दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, ये बताओ मुझे आप। तो अब देखोगे, अब इसको बाद में आप हटा देना, मतलब दोनों को सेपरेट कर देना, और न्यूट्रल अब ये नहीं रहेगा, इसके ऊपर आप देखोगे, आप ही देखोगे कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ गया है, और इसके अंदर से थोड़ा नेगेटिव चार्ज कम हो गया है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर ट्रांसफ़र हुआ है ना कुछ। तो इस तरह से इंडक्शन से बॉडी इस तरह चार्ज होती है। भाई 5 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। कंडक्शन से इस तरह बॉडी को चार्ज किया जाता है। क्या क्या, ये न्यूट्रल बॉडी थी सबसे पहले हमारी, इसको हम इसके पास लेके गए तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ गए और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। बोलो, समझ में आई बातें। अब इंडक्शन से कैसे चार्ज करेंगे भाई, डायरेक्ट कांटेक्ट तो यहाँ नहीं होना है। वैसे हमने क्या किया, न्यूट्रल बॉडी ले ली एक, ये क्या है, हमारी न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है ना। यहाँ हमने एक नेगेटिव बॉडी ले ली, हमें अब इन दोनों को भिड़ाना नहीं है, टच नहीं कराना है, दूर ही रखना है। तो मैंने यहाँ एक नेगेटिव बॉडी से लेकर के पॉजिटिव बॉडी लेकर के आया है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेकर के आया हूँ, इसलिए क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि इसके अंदर चार्ज नहीं है, ऐसा है क्या। तो अब क्या होगा ना, इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ आ जाएंगे। क्यों इस तरफ आ जाएंगे, सोचिए, बहुत बुद्धि वाला सवाल है। क्यों इस तरफ आएंगे, इसलिए इस तरफ आएंगे ना, इसलिए इस तरफ आएंगे क्योंकि ये प्रोटॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स को इसके अंदर अपने तरफ खींचेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे। अरे बोलो, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ, इनको खिंचाव महसूस होगा, और खिंचाव करेगा कौन, खींचेगा कौन, प्रोटॉन ना, समझ में आ रहा है। और यहाँ इस तरफ क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव जमा हो जाएगा इस तरफ, पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आई,
पॉजिटिव का जमावड़ा हो जाएगा इस तरफ। अब क्या पॉजिटिव हिले अपनी जगह से? अब बोलो कि यार यहाँ पे पॉजिटिव आ गई, क्या पॉजिटिव वास्तविकता में पॉजिटिव आए हैं क्या? यहाँ पे पॉजिटिव आए नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव अपने आप कम हो गया इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। नेगेटिव कम हो गया ना यहाँ से, नेगेटिव जो यहाँ था वो इधर आ गया ना, क्योंकि प्रोटॉन उनको खींच रहा है, इस वाले साइड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इनको इस तरफ खींच रहा है। अरे समझ में आ रही है बात? अभी भी ये बॉडी अभी भी चार्ज नहीं है, ये बॉडी अभी भी न्यूट्रल है। बस अभी इसका हुआ क्या है, कौन बताएगा कौन? अभी हुआ क्या है? अभी ये बॉडी का हुआ है पोलराइजेशन। ये बॉडी अभी पोलराइज हुई है, पोलराइज हुआ है ये बॉडी, ये जो भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, ये पोलराइज हुआ है। ठीक है, पोल्स में बढ़ गए, देख रहे हैं ना आप, पोल्स में बढ़ गए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पोलराइजेशन हुआ इसका। लेकिन अभी भी इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है, अभी भी ये बॉडी न्यूट्रल है। तो अब इसे चार्ज कराना है, तो अब मैंने क्या करा, मैंने एक बॉडी लाई और इसको चिपका दी। ये बॉडी भी न्यूट्रल ही है, ये बॉडी भी न्यूट्रल ही है। अब क्या होगा ना, हेलो बातें समझ में आ रही है आपको? एक मिनट क्या होगा, मैंने एक मिनट मैंने क्या किया ना, एक काम करते हैं, आपने पढ़ रखा होगा ना, मैंने क्या किया, इसको अर्थिंग कर दी। अब अर्थ आप जानते ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इलेक्ट्रॉन्स निकल के यहाँ पे अंदर आएंगे और इस वाले बाजू को पूरा न्यूट्रल कर देंगे। मतलब जितने प्रोटॉन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज आके ये बॉडी, ये साइड पूरी न्यूट्रल हो जाएगी और इस बॉडी पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? इस बॉडी पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा या नहीं आएगा? बोलो आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल। तो इस तरह से अब ये न्यूट्रल नहीं रहेगी, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब इसको आपको नहीं छोड़ना है, इसको आपको पकड़ के रखना है तब तक। एक मिनट, इसको आपको पकड़ के रखना है, इस वाले को। इसके ऊपर जैसे ही इसके अंदर से पॉजिटिव चार्ज सारे ख़त्म हो गए, फिर आप इसे दूर लेके जा सकते हो, तो आप देखोगे कि इस बॉडी के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इंडक्शन से इस तरह चार्ज किया जाता है। मैं आपसे कहूँ कि इस बॉडी को जो है मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना था, है ना, तो क्या करते, यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज वाली लेके आते, तो यहाँ सब पॉजिटिव अट्रैक्ट होते, सब पॉजिटिव आ जाते इस तरफ। अरे बोलो आते या नहीं आते? सारे पॉजिटिव आ जाते ना यहाँ पे, और सारे नेगेटिव यहाँ पे होते, अब मैं क्या करता ना, यहाँ पे एक बॉडी लेके आता, न्यूट्रल बॉडी। अब क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कहेंगे भाई, चलिए है मौका, दस्तूर भी है, चलो इसके अंदर घुस जाते। सब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स भाग गए और हमने क्या किया, इसको नहीं हटाया है अभी तक, इसको नहीं हटाया है हमने। अब इसको और इसको, ये वाली जो चीज़ देखी, सेपरेट कर दिया। तो जब हमने सेपरेट किया इनको, तो देखा कि भाई इसके ऊपर, इस वाले के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके सारे नेगेटिव इसके अंदर आ गए ना। अरे बोलो। तो इस तरह से आप किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। क्या बात समझ में आई आपको? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ओके, समझ में आई बात? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव हमने यहाँ पे लेके आए थे, ठीक है ना। अब आखिरी चीज़, फ्रिक्शन से हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। मान लो दो बॉडी है मेरे पास, एक ए है एक बी है, इन दोनों को मैंने रगड़ा, घिसा, और क्या क्या शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हो, इन दोनों को मैंने आपस में घिसा, रगड़ा, रब किया, थोड़ा अच्छा लगता है ना रब किया बोलने में, घिसा पीटा थोड़ा अलग लगता है, ठीक है। रब किया, रबिंग किया, है ना। अब रब करने से होता क्या है ना, अब सुनो, अच्छे से सुनना। अब क्या है ना कि क्योंकि कुछ ज़्यादा ये नहीं हो गया, हाँ,
अब ये क्योंकि बॉडीज़ है तो डेफिनेटली ये एटम से बने हैं, तो ये इनके आजू बाजू एटम्स हैं। सिर्फ इतना ही है क्या? नहीं, और भी है, लेकिन मैं बना रहा हूँ बस यहाँ पे देखो, ठीक है। अब क्योंकि एटम्स है यहाँ पे, इधर भी है, इस तरफ भी है, इस बॉडी के पास। अभी जब घिसेंगे ना तो इनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, उस उन उस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस का, उन पे ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है, उनको अच्छे से पकड़ के नहीं रख सकते। अभी जब रबिंग करोगे ना तो उन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, एनर्जी को लेके उस इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल को छोड़ के दूसरे वाले में आ जाते हैं। अब ये बात अलग है कि किससे निकलेंगे, किस में आएंगे, ये डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। हालांकि आपको बात समझनी है कि जब घिसोगे तो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, इस वाले में से ए से बी में इलेक्ट्रॉन आ गए, तो बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। खैर छोड़ो, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। ये न्यूट्रल बॉडी थी, मान लो ये न्यूट्रल बॉडी थी, ठीक है, ये न्यूट्रल बॉडी थी बी वाली। अब दोनों को घिसने से क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ए में से इसके ऊपर आ गए, ठीक है, तो बी क्या हो गया, चार्ज हो गया, बी चार्ज हो गया। समझ में आई आपको बात? अरे बोलो। अब समझो, ये फिजिक्स है, समझो। अब घिसने से क्या हुआ, थर्मल एनर्जी हो गई ना, काइनेटिक एनर्जी से घिसोगे काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जब घिस रहे हो तो थर्मल एनर्जी बन रही है या नहीं बन रही है। अब इलेक्ट्रॉन ने वो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन्स क्या कि एनर्जी लेके चल दिए, निकल गए, भाग गए। अब वो अलग बात है कि किससे निकलेंगे, किस में जाएंगे, जैसे मैंने बताया डिपेंड करता है कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ओके। तो भाई इस तरह से फ्रिक्शन की मदद से हम चार्ज करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमने आपको बतानी चाहिए थी, नहीं बताई। अब यहाँ पे जैसे कंडक्शन की मैंने बात करी, चार्ज पास में लेके आओ, डिस्ट्रीब्यूट हो गए दोनों में। ये कंडक्टर था, ये न्यूट्रल बॉडी थी, लेकिन क्योंकि पास लेके आए, ये न्यूट्रल था, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इसके अंदर आ गए। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे क्या? तो मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट सिर्फ तब होंगे जब इन दोनों का, ये दोनों जो है, ये कंडक्टर है और ये जो दूसरी बॉडी है, ये दोनों जो बॉडी हैं, इनका साइज़, इनका शेप और इनका मटेरियल सेम होगा। तब आप कह सकते हो कि इनका जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होगा, इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लेकिन अगर शेप, साइज, स्ट्रक्चर्स, मटेरियल सेम नहीं है तो भाई ये इलेक्ट्रॉन्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। क्या बात समझ में आ गई? बोलो, बात समझ में आ गई है ना? और इसमें भी होता है फ्रिक्शन वाले में कि भाई किसका कैसा शेप है, मतलब कोई किसी के पास ज़्यादा कर्व तो नहीं है ना, मतलब ऐसा पॉइंट, ऐसा नुकीला भाग किसके पास ज़्यादा है, तो वहाँ से जल्दी निकलने का इलेक्ट्रॉन चांसेस होता है, ठीक है। खैर ये सारी बातें हम देखेंगे, आगे करेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वेज ऑफ चार्जिंग बॉडी समझ में आ गई होंगी। 3 हो गए, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। तो चलते चलते 2 ज़रूरी बातें आपसे कर देते हैं कि जैसे हमने देखा कि एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ पे हमने देखा ना, ये वाली चीज़ न्यूट्रल थी, ये वाली चीज़ चार्ज हम लेके आए, तो यहाँ इसने अट्रैक्ट किया या नहीं किया? हालांकि नेट चार्ज इस बॉडी पे तब 0 ही था, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन हुई ना, तो हम कह सकते हैं ना कि जो हमारा न्यूट्रल बॉडी है उसे एक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट कर सकता है। चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट न्यूट्रल बॉडी, कह सकते हैं या नहीं कह सकते? एकदम आराम से कह सकते हैं। और आखिरी चीज़, ये जो मेथड ऑफ इंडक्शन है ये एक्सटेंडेड बॉडीज़ पे या ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करता। यानी आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे एक्ट नहीं करते, छोटी छोटी चीज़ों पे आप इंडक्शन का जो ये प्रोसेस है नहीं लगा सकते। बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होती है। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स पे आप जो इंडक्शन का ये जो मेथड है अप्लाई कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इसे यूज़ नहीं कर सकते। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, पॉइंट चार्ज क्या होता है, इसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। हालांकि इसकी कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी ओके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए बहुत सारी चीज़ें हो गई। अगले लेक्चर में हम सीधा बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ की।
ठीक है, समझ गए। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं चीज़ बता दूँ, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि द स्मॉलेस्ट चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। स्मॉलेस्ट चार्ज की यूनिट क्या है, ये भी पूछता है, बोर्ड का फेवरेट सवाल है, स्कूल में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ चार्ज, चार्ज की सबसे छोटी यूनिट क्या है। वैल्यू बहुत खतरनाक है, वैल्यू आपको देखनी भी नहीं है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, नाम याद रखो, इट इज़ फ्रैंकलिन। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज़ फ्रैंकलिन। बोलो, समझ में आई? ठीक है, देखते रहिए M2B यूट्यूब चैनल, और थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।